नमस्कार बच्चों, आप सभी का राजा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान विषय का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से कवर कर लेंगे, पूरा वन शॉट देखेंगे और जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वो एकदम हैंड रिटन नोट से पढ़ेंगे। हम इन नोट्सों को पढ़ के पिछली बार हमारे बच्चों ने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए, तो आप भी इस वीडियो को देखकर 100 में से 100 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में महत्वपूर्ण बिंदु है आपके पहला रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद रासायनिक समीकरण, उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। उसमें पहला पढ़ेंगे संयोजन, उसके बाद पढ़ेंगे वियोजन, उसके बाद पढ़ेंगे विस्थापन, उसके बाद पढ़ेंगे द्विविस्थापन, उसके बाद पढ़ेंगे उपचयन, उसके बाद पढ़ेंगे अपचयन, उसके बाद पढ़ेंगे रेडॉक्स। उसके बाद ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी, वो पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे संक्षारण, उसके बाद पढ़ेंगे विकृत गंधिता, और उसके बाद हमारा सारा टॉपिक क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रिया में जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं उन्हें अभिकारक तथा जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद क्रिया करते हैं और क्रिया करने के बाद एक नया पदार्थ बनाते हैं, और उस नए पदार्थ के जो है गुणधर्म भी क्या होते हैं, नए होते हैं। और इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो तत्व है उनको तो अभिकारक कहते हैं, और जो नए पदार्थ बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक और अभिकारक मिले और मिलने के बाद प्रक्रिया होने के बाद क्या बना, उत्पाद बना। इसे ही आपको क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। उदाहरण के लिए आप देख लो, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिला तो क्या बन गया, जल बन गया। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है, और जल क्या है, उत्पाद है। यहाँ हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन ने आपस में क्रिया करके नए गुणधर्म वाले पदार्थ जल का निर्माण किया है। तो यहाँ जल क्या है, उत्पाद है, और जिन्होंने भाग लिया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने, ये क्या है, अभिकारक है। अब देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले बदलाव, यानी आप कैसे पता करोगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, या फिर रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसमें क्या क्या बदलाव आते हैं। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो अभिकारक पदार्थों के गुणों में निम्नलिखित में से कोई भी बदलाव होता है। आपको ये बदलाव याद रखने की अभिकारक में क्या क्या बदलाव होते हैं जब रासायनिक अभिक्रिया होती है। पहला बदलाव है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। दूसरा है पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो सकता है। तीसरा है पदार्थ से गैस का उत्सर्जन हो सकता है। और चौथा है पदार्थ के ताप में परिवर्तन हो सकता है। पांचवा पदार्थ से तापमान का उत्सर्जन हो सकता है। छठा पदार्थ से प्रकाश का उत्सर्जन हो सकता है। उपरोक्त परिवर्तनों से पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। यानी उपरोक्त परिवर्तन जहाँ जहाँ हुए हैं वहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, समझिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, यानी जिसे क्या बोलते हैं, अभिकारक, और जो बनने वाले पदार्थ है उनको बोलते हैं उत्पाद, को उनके प्रतीक चिन्हों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करने पर जो समीकरण प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया को जब आप क्या कर दोगे, उसमें जो अभिकारक भाग लिए और जो उत्पाद बना है उसको अगर आप प्रतीक चिन्ह के रूप में लिख दोगे तो क्या बन जाएगी, एक रासायनिक समीकरण बन जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी जब मैग्नीशियम रिबन को आप जलाओगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब इस मैग्नीशियम को Mg से लिख दिया, ऑक्सीजन को O2 से लिख दिया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या लिख दिया, MgO से लिख दिया। तो ये क्या बन गई, एक रासायनिक समीकरण बन गई। इधर वाले सारे क्या है, अभिकारक, और इधर जो नया पदार्थ बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद। यहाँ उत्पाद MgO है और अभिकारक क्या है, Mg और O2 है। दूसरा उदाहरण देखो, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया तो क्या बना, जिंक सल्फेट, और क्या बना, हाइड्रोजन। तो जिंक को Zn से लिखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 से लिखते हैं, और जिंक सल्फेट को किससे लिखते हैं, ZnSO4 से, और हाइड्रोजन गैस को किससे निकलते हैं, किससे लिखते हैं, H2 से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, H2 से लिखते हैं।
अब अगला टॉपिक है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण यानी रासायनिक समीकरण जो है वो दो प्रकार की होती है, एक तो संतुलित और एक असंतुलित। असंतुलित का दूसरा नाम होता है कंकाली समीकरण। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है, एक संतुलित होती है और एक असंतुलित होती है, जिसका नाम होता है कंकाली समीकरण। अब देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। वह रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक तथा उत्पाद दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे Mg+O2 मिलके बना MgO। ये क्या कहना चाहता है कि दोनों तरफ क्या होना चाहिए, परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे Mg इधर 1 है तो इधर भी Mg 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर ऑक्सीजन सिर्फ क्या है, 1 है। लेकिन संतुलित रासायनिक समीकरण वो होती है जब दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो उपरोक्त समीकरण संतुलित समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने बताया कि ऑक्सीजन इधर 2 है जबकि इधर 1 ही है। तो उपरोक्त समीकरण संतुलित समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें भाग ले रहे तत्व ऑक्सीजन का अभिकारक में 2 परमाणु हैं, जबकि उत्पाद में केवल क्या है, एक ही परमाणु। इधर देखो एक सिर्फ एक ही परमाणु है, इसलिए संतुलित रासायनिक समीकरण निम्नलिखित है। तब इसको संतुलित करने के लिए क्या करोगे, 2Mg और 2O2, इधर क्या बन जाएगा 2MgO। इधर देखो 2Mg है, इधर भी 2Mg है, इधर 2O2 है, इधर भी क्या हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रयुक्त होने वाले कुछ प्रतीक चिन्ह हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में जो रासायनिक समीकरण बनते हैं उनमें प्रयुक्त तत्वों की भौतिक अवस्था को दर्शाने के लिए ठोस के लिए S, द्रव्य के लिए L तथा गैस के लिए G का प्रयोग करते हैं। परिस्थितियां जैसे तापमान, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। तो गैस के लिए G, ठोस के लिए S, द्रव्य के लिए L लिखते हैं। और जो भी परिस्थितियां ताप, दाब, उत्प्रेरक, उनको किसके, तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। जलीय विलयन के लिए AQ लिखा जाता है। अभिक्रिया में उत्पन्न गैस के लिए आप तीर का निशान दिखाते हैं, और अभिक्रिया की दिशा को दर्शाने के लिए भी आप किसका निशान दिखाते हैं, तीर का निशान दिखाते हैं। यानी जिधर अभिक्रिया हो रही है उधर तीर का निशान होता है। हमेशा जिधर उत्पाद बन रहे हैं उधर तीर का निशान होता है, और जब गैस निकलती है तब भी तीर का निशान दिखाते हैं, लेकिन वो तीर का निशान ऊपर की ओर होता है। अब उदाहरण देखते हैं, जैसे 3Fe, फेरस क्या है, S लगा है। S का मतलब सॉलिड है, ठोस है। H2O जल, जल क्या होता है, लिक्विड। तो लिक्विड यानी द्रव्य, द्रव्य के लिए L लगा है। तो आगे क्या बना है, Fe3O4, ये सॉलिड है तो इसके लिए S लगा है यानी ठोस है। और H2 गैस है, गैस के लिए तीर का निशान लगा है, वो भी ऊपर की ओर। अब अगला है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पहला प्रकार है संयोजन, या इसी का दूसरा नाम है योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना होता है। योगात्मक का मतलब भी क्या होता है, जुड़ना होता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। इसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है आपसे, A+B मिलकर क्या बनाएंगे, Z बनाएंगे। ये तो 2 हुए, अब 2 से अधिक अभिकारक भी हो सकते हैं, जैसे A+B+C मिलकर भी क्या बना सकते हैं, Z। लेकिन आप देखो इधर केवल Z ही बन रहा है, क्यों, क्योंकि इस अभिक्रिया में एकल उत्पाद का निर्माण होता है। लेकिन मिलते टाइम जो अभिकारक है वो 2 भी हो सकते हैं और 2 से अधिक भी हो सकते हैं। अब उदाहरण देखो, जैसे 1 नंबर उदाहरण है, H2 और O2 मिलकर क्या बना, H2O, जल का निर्माण हुआ। लेकिन क्या है, जल क्या है, एकल उत्पाद। कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2 बना, और कैल्शियम ऑक्साइड और H2O मिलके जो है क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। तो ये सब किसके उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। अगली अभिक्रिया का नाम है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आप फॉर्मूला देखो इसका, कोई एकल अभिकारक A है, वो टूट कर क्या बन रहा है, 2 उत्पाद बन रहे हैं, A और Z। जैसे A टूट रहा है तो बन रहा है X, Y और Z उत्पाद, 3 उत्पाद बन रहे हैं। यानी टूट रहा है तो एक ही है, लेकिन बन रहे हैं 2 या 2 से अधिक उत्पाद बन रहे हैं। तो उदाहरण देखो आप, कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनेगा। FeSO4 टूटेगा तो Fe2O3 बनेगा, SO2 बनेगा और SO3 बनेगा। AgCl टूटेगा किसकी उपस्थिति में, UV रेज
यानी सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों में, तो Ag और Cl2। तो आप देखो यह दो टूटने वाले एक ही अभिकारक है, लेकिन उत्पाद जब बन रहे हैं, दो बन रहे हैं या फिर दो से अधिक, तो वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा भी ये होती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो वो क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अगली अभिक्रिया का नाम है विस्थापन अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी जिसकी क्रियाशीलता अधिक होती है वह कम क्रियाशीलता वाले तत्व को उसके स्थान से हटा देता है और उसका स्थान वो खुद ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए देखो, CuSO4 कॉपर सल्फेट किससे? फेरस से क्रिया करता है, तो क्या बनता है? फेरस सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग रह जाता है। यहाँ पर क्या फेरस ने क्या कर दिया? इस कॉपर को क्या कर दिया? हटा दिया। क्यों? क्योंकि फेरस क्या है? कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो कॉपर सिर्फ अलग निकल गया और फेरस किसकी जगह आ गया? कॉपर की जगह आ गया। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई? विस्थापन अभिक्रिया हो गई। दूसरा एग्जाम्पल देखो आप, लेड को कॉपर क्लोराइड से क्रिया कराओगे, तो यहाँ कॉपर क्या है? लेड से कम क्रियाशील तत्व है, जबकि लेड क्या है? कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील तत्व है, तो ये कॉपर को हटा देगा और क्या बन जाएगा? PbCl2 बन जाएगा और कॉपर अलग निकल जाएगा। अब अगली अभिक्रिया का नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है ना। या आप सीधी भाषा में याद रख सकते हैं कि दो स्थान चेंज होंगे। यहाँ ऊपर वाली में एक स्थान चेंज हो रहा है, यहाँ क्या होंगे? दो स्थान चेंज होंगे। उदाहरण के लिए फॉर्मूला देखो, AB और CD मिले तो क्या बन जाएगा? A किसके साथ? D के साथ आ जाएगा और C जो है किसके साथ आ जाएगा? B के साथ आ जाएगा। इन्होंने देखो आयनों का आदान प्रदान हो गया ना, तो जहाँ आयनों का आदान प्रदान होता है वो क्या होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। जैसे Na2SO4 BaCl2 के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? BaSO4 और क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। और NaOH H2SO4 के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? Na2SO4 और साथ में क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। अब अगली अभिक्रिया है उपचयन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ह्रास का मतलब हाइड्रोजन की कमी होती है, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? उपचयन अभिक्रिया कहलाती है, या इसे दूसरा नाम दिया जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना। तो उपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन की कमी होती है, यानी हाइड्रोजन का ह्रास होता है, और ऑक्सीजन की क्या होती है? वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए देखो, कॉपर ऑक्सीजन से मिलेगा तो कॉपर ऑक्साइड बना। यहाँ कॉपर अकेला था, लेकिन कॉपर ऑक्साइड में क्या हो गया? ऑक्सीजन जुड़ गई इसमें। तो जहाँ ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन हटता है, वहाँ कौन सी अभिक्रिया होती है? उपचयन होती है। तो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, तो यहाँ अभिक्रिया हो गई उपचयन अभिक्रिया। दूसरा उदाहरण, Mg+O2 MgO बना। पहले Mg अकेला था, उसके बाद उत्पाद में क्या हो गई? MgO जब बना तो उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, यानी ऑक्सीजन जुड़ गया, और जहाँ ऑक्सीजन जुड़ता है या वृद्धि होती है वहाँ अभिक्रिया होती है उपचयन। अगली अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसकी वृद्धि होगी? हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। किसकी होगी? हाइड्रोजन की। और ऑक्सीजन की कमी होगी, यानी ऑक्सीजन का क्या होगा? ह्रास होगा। यानी जहाँ ऑक्सीजन हटती है और हाइड्रोजन जुड़ता है वहाँ क्या होती है? अपचयन अभिक्रिया होती है। जैसे ZNO में क्या जुड़ा? कार्बन, क्या बन गया? जिंक अलग निकल गया और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, ठीक है ना। तो ZNO से क्या निकल गया? ऑक्सीजन निकला है, ऑक्सीजन हटा है, तो जहाँ ऑक्सीजन हटेगा ऑक्सीजन की कमी होगी, वहाँ क्या होगा? कौन सी अभिक्रिया होगी? अपचयन अभिक्रिया होगी। तो दूसरा एग्जाम्पल देखो, H2S है, क्लोरीन जुड़ा, HCl बन गया और सल्फर अलग निकल गया। तो क्लोरीन में क्या जुड़ गया? हाइड्रोजन। जहाँ हाइड्रोजन जुड़ता है, HCl जब बना तो क्लोरीन में क्या जुड़ गया? हाइड्रोजन। और जहाँ हाइड्रोजन जुड़ता है वहाँ कौन सी अभिक्रिया होती है? अपचयन अभिक्रिया होती है। अगली अभिक्रिया का नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान एक अभिकारक का उपचयन तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अथवा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, वो क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यानी रेडॉक्स अभिक्रिया में सीधी सी बात यह है कि एक अभिकारक का तो अपचयन होता है और दूसरे अभिकारक का क्या होता है? उपचयन होता है। या आप सीधी भाषा में बोल सकते हो कि ऐसी अभिक्रिया
जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होती है, वो क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए देखो, जिंक ऑक्साइड में कार्बन मिलेगा तो क्या बनेगा? जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग निकल गया। तो ZnO में क्या? ZnO से Zn बना है, यानी यहाँ तो क्या ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो इसको क्या बोलेंगे? अपचयन। अभी पढ़ के आए हम, जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, वहाँ क्या होती है? अपचयन अभिक्रिया होती है। इस कार्बन ने क्या बना लिया? कार्बन ऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ ऑक्सीजन की क्या हुई है? वृद्धि। तो इसको क्या बोलेंगे? उपचयन। क्योंकि जहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसको क्या बोलते हैं? उपचयन। अब पढ़ेंगे हम ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो होती है ऊष्मा क्षेपी और एक होती है ऊष्मा शोषी। तो पहले हम पढ़ेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन साथ में क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलेगी, उत्पाद के रूप में निकलेगी, तो वो तो क्या है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब आप CH4 यानी मेथेन, ऑक्सीजन, मेथेन का दहन करोगे, मेथेन को जलाओगे तो क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में थोड़ा जल बनेगा और साथ में क्या निकलेगी? ऊष्मा। तो मेथेन का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है तो उसे क्या बोलते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। तो ऊष्मा शोषी में तो क्या है? ऊष्मा की जरूरत होती है अभिक्रिया कराने के लिए, जबकि ऊष्मा क्षेपी में क्या होती है? ऊष्मा क्षेपी में ऊष्मा उत्पाद के रूप में बनती है। यहाँ देखो आपको ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी, जैसे N2 और O2 को मिलाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? हीट, यानी ऊष्मा की जरूरत पड़ रही है। बाद में बन रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड। यहाँ देखो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सनलाइट, सनलाइट का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश, मिलके क्या बनता है? मिलके बनता है ये ग्लूकोज है, C6H12O6 इसका नाम होता है ग्लूकोज। और साथ में क्या निकलती है? ऑक्सीजन। और यही ऑक्सीजन हम क्या करते हैं? श्वास लेते हैं ना। अब अगला टॉपिक है संक्षारण। वह प्रक्रिया जिसमें कोई धातु की सतह जल, नमी अथवा वायु के संपर्क में आकर धीरे धीरे क्षय यानी नष्ट होने लगती है तो उसे क्या बोलते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा लोहा क्या होता है, जब नमी के संपर्क में आता है, किसी जल के संपर्क में आता है, तो वो धीरे धीरे उस पर जंग लगने लगती है और धीरे धीरे उसकी ऊपरी परत जो है वो नष्ट होने लगती है, उसको क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। जैसे लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, तांबे के ऊपर हरी पर चढ़ जाना, चांदी के ऊपर काली पर चढ़ जाना। संक्षारण से बचाव के उपाय। संक्षारण से बचाव के उपाय क्या है? यशद लेपन करके, पेंट करके, तेल या ग्रीस लगाकर। अब यशद लेपन किसे कहते हैं? लोहा धातु की सतह को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? यशद लेपन कहते हैं। तो ध्यान रखना, यशद लेपन पूछा गया है, अब भी पूछा जा सकता है। यशद लेपन क्या होता है? लोहे की धातु को किससे? जंग लगने से बचाने के लिए उस पर क्या लगा देते हैं आप? जिंक की पतली परत चढ़ा देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? यशद लेपन बोलते हैं। अगला टॉपिक है विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता किसे कहते हैं? वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री जब वायु के संपर्क में आते हैं तो उपचयन होने लगता है, जिसके कारण से उसका स्वाद और गंध दोनों में बदलाव आ जाता है। इसे क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। यानी वसायुक्त, वसायुक्त का मतलब होता है तेल वाली, तेलीय खाद्य सामग्री जब आप वायु के संपर्क में रखते हैं तो उसका स्वाद और गंध दोनों बदल जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता बोलते हैं। विकृत गंधिता को नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करके रोका जा सकता है। किसका प्रयोग करके? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करके। विकृत गंधिता को रोकने के अन्य उपाय, प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग कर सकते। दूसरा है वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखे। कोई ऐसे बर्तन में आप सामग्री रख दो जिसमें हवा नहीं लग रही हो, वायु नहीं लग रही हो, या फिर शीतलन द्वारा। अब आपने देखा होगा कि चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी आती है? नाइट्रोजन गैस भरी आती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से क्या हो जाएगी? वो चिप्स खराब हो जाएगी, जबकि नाइट्रोजन से नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि नाइट्रोजन जो है कम क्रियाशील तत्व है, ठीक है ना। तो आपका चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इसे देखने के बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा और परीक्षा में आराम से आप पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू।